अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। इस वक्त तुम यहाँ क्या करने आए हो मास्टर? उसकी बात इग्नोर करके पूछा था। तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर की है, खा लेना उसे। लेकिन हम अभी तो खाना खा कर आए हैं वहां से। हम थे सिर्फ मैं। तुम एक फर्माबरदार बीवी में बनने में इतनी मसरूफ थी कि अपने हस्बैंड को देखकर ही पेट भरने की कोशिश कर रही थी। खाना तो तुमने खाया ही नहीं। माना खैर मुस्कुराहट लिए कहा था, जबकि अमर ने नजरों का रुख फेरा था। ज्यादा खुशफहम होने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग थी, ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। नहीं, मुझे लगने लगा है कि अभी तुम्हारे बहुत से रूप जानना बाकी हैं। शायद ऐसा ही है। कर चुकाते हुए बेड की जाने पड़ी थी, जबकि वो कमरे से बाहर जाने लगा था। मास्टर, अमल की आवाज पर उसके बढ़ते कदम रुके थे, लेकिन वो पलटा नहीं था। अमल की आवाज की संजीदगी उसे बता रही थी कि वो क्या पूछने वाली है, अब वो क्या करेगा। और यही तो वो सवाल था जो वो सुनना नहीं चाहता था। काश मेरे पास इसका जवाब होता। अमल बिना पलटे ही कहा था। कुछ देर तक खामोशी रही। और हम क्या करेंगे? एक और सवाल हुआ था। इंतजार। वो कहकर रूम से बाहर निकला था, जबकि अमल खाने की तरफ मुतवज्जह हो चुकी थी। वो दोनों ही जानते थे कि आने वाले वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल था, बेहद मुश्किल। मगर वो दोनों ये भी जानते थे कि वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर ही इस वक्त से लड़ना था, और शायद खुद से भी। कैसे कैसे कर सकता है तुम्हारा बेटा ये? कैसे? वो सादिया बेगम पर ठाड़े थे, जो एक कोने में सर झुकाए खड़ी थी। इस जहांगीर की बेटी की वो बीवी बनाकर लेकर आया। वो जहांगीर जिसे बाबा ने इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया था, जिसने हमारी रवायात के खिलाफ बगावत की, उसकी बेटी को वो इस घर में कैसे ला सकता है? मेज पर रखा कांच का गिलास पूरी ताकत से दीवार पर मारा था। फर्श पर अब कांच के टुकड़े बिखरे थे। ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की इस घर में कभी नहीं आएगी। मैं इस पर उसे बगावत नहीं करने दूंगा। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकले थे, और जाने कब से रुकी हुई सांस सादिया बेगम ने खारिज की थी। शहजाद शाह को इस कदर गुस्से में वो आज पहली बार देख रही थी। ये क्या कर दिया तुमने नाइल? अपने आंसू साफ करते उन्होंने कहा था। जनाब, शहजाद शाह क्या करने वाला था? वो अपनी स्टडी की जानिब बढ़ रहे थे। जमशेद शाह उनके रास्ते में आ खड़े हुए थे। मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता जमशेद। बात तो आपको करनी होगी भाई। मेरी बेटी 3 घंटे से अपना कमरा बंद करके रो रही है। आपका बेटा जहांगीर की बेटी को अपनी बीवी बनाकर ले आया, और आप खड़े सब देख रहे हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है जमशेद। मैं माजी का किस्सा दोबारा दोहराने नहीं दूंगा। इस घर की बहू जोया के अलावा कोई नहीं बन सकती, और जहांगीर शाह की बेटी तो बिल्कुल नहीं। हतमा अंदाज में कहते हुए स्टडी में जा चुके थे। अंदर आते ही उन्होंने एक कॉल मिलाई थी। सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुंचो फौरन, चीखते हुए कहकर दूसरी जानिब मौजूद फरहाद का कोई भी जवाब सुने बगैर उन्होंने कॉल कट कर दी थी। अब इन सब का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, और आज रात वो इसी हल को सोचने वाले थे। क्या हुआ? अहमद ने फरहाद के चेहरे के बदलते हुए रंग को देखते हुए पूछा। शहजाद शाह ने सब छोड़कर आने को कहा है। बहुत गुस्से में लग रहा था। बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। ऐसा क्या हुआ होगा मैं नहीं जानता, मगर हमें अभी और इसी वक्त निकलना होगा। अपना सामान पैक करो अहमद। वो अलमारी की जाने पड़ा था। सामान पैक करूं? क्या मतलब मैं भी साथ जाऊंगा? हाँ, तुम भी जाओगे। उसने अगर मुझे इस तरह बुलाया है तो इसका मतलब यह है कि वहां एक नई मुसीबत मेरे इंतजार में बैठी है। अहमद, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। सूटकेस में अपने कपड़े डालना शुरू किए थे। ओके, मैं आता हूँ आधे घंटे में, वो कहकर वहां से निकला था। खुदा करे अमल, इस बार भी तुम बच जाओ। अहमद ने दिल से अमल के लिए दुआ की थी, जाने उसकी दुआ ने कबूल होना भी था या नहीं। अपना सामान पैक करके फरहाद ने माया को कॉल मिलाई थी। बेल जा रही थी। जब से उसकी मुस्तफ़ा से बात हुई थी वो परेशान थी। अगर मुस्तफ़ा सच भी कह रहा था तो ये भी कंफर्म था कि वो लोग अब उससे बहुत कुछ छुपा रहे थे, मगर क्या ये जानने के लिए वो बेताब थी। इस वक्त वो एक पेशेंट को देखकर उसके रूम से बाहर आई थी। जब मोबाइल बजा तो उसने देखा फरहाद की कॉल थी। क्या बात है फरहाद? थके हुए अंदाज में कहा था। वो लड़की कहाँ है? आखिर क्या करती फिर रही है वो माया? फरहाद की गुस्सैली आवाज पर उसके चलते कदम रुके थे। क्या हुआ है? अब क्या किया है उसने? ये तो तुम उससे पूछो, अब क्या कर दिया उसने? क्यों वो बार बार शहजाद शाह को छेड़ती है? वो इस पर बरसा था। फरहाद, वो मेरे साथ नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो क्या कर रही है और कहाँ है। प्लीज बताओ मुझे क्या हुआ है। शहजाद शाह ने मुझे सब छोड़कर आने का कहा है। इसका मतलब समझती हो तुम माया? एक बार फिर मैं उसकी कैद में जाने वाला हूँ, और इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा वापस आऊंगा। और फरहाद के आखिरी अल्फाज पर माया का वजूद काम क्या था। ऐसा मत कहो फरहाद, अल्लाह न करे कि तुम्हें कुछ हो। कुछ ना कुछ तो होना ही है माया। मैं कुछ देर में निकल रहा हूँ, सुबह वहां पहुंच जाऊंगा। शायद हम आखिरी बार बात कर रहे हैं, इसलिए वो रुका था, और माया को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो।
میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو مایا، میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پایا، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، میں نے بہت سے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے، مگر میں مجبور تھا مایا، جیسے میں آج مجبور ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا مایا، آئی لو یو۔ اور مایا کا جواب سنے بغیر اس نے کال کٹ کر دی تھی، جبکہ مایا اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ کیا ہے یار، تھک گیا میں، گاڑی کے پیسنجر سیٹ پر بیٹھے واجد نے اکتا کر کہا تھا۔ میری کمر بھی اب جواب دینے لگی ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے مصطفیٰ نے کہا تھا، یہ عورتوں والی بیماری تمہیں کب لگی؟ جب سے تمہارے سائے میں رہنا شروع کیا ہے۔ لیکن میں تو مرد ہوں۔ اچھا، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اور واجد کی گھڑی پر وہ بس مسکرایا ہی تھا۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات ہو چکی تھی اور اب تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم ایسے کب تک یہاں رہنے والے ہیں مصطفیٰ؟ وہ بے حد بیزار ہو چکا تھا۔ جب تک کچھ ہو نہیں چاہتا، سامنے نظر جماتے اس نے کہا تھا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا مصطفیٰ، انہیں گئے پورا دن گزر گیا اور اب رات بھی گزرنے والی ہے۔ ماسٹر نے کہا تھا تو ضرور کچھ تو۔ وہ رکا تھا، نظریں سامنے کے منظر پر تھی۔ دیکھو، یہ تو وہی لڑکا ہے نا؟ مصطفیٰ کے کہنے پر واجد نے بھی سامنے دیکھا تھا، جہاں مین گیٹ کے سامنے ایک کار آ کر رکی تھی۔ اب دونوں بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، یہ وہی گاڑی ہے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو یہ یہاں سے گیا تھا، اب واپس کیوں آ گیا؟ واجد نے کہا تھا، دیکھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد کھن کے مین گیٹ سے فرحاد ایک سوٹ کیس ہاتھ میں لیے باہر نکلا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر وہی لڑکا جو شاید اس کا اسسٹنٹ تھا باہر نکلا اور سوٹ کیس فرحاد کے ہاتھ سے لے کر گاڑی کی ڈکی میں رکھا تھا۔ اور کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ چلو چلو، جلدی چلو، واجد نے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ چلا رہا ہوں، ماسٹر کو انفارم کر دو تم۔ مصطفیٰ نے گاڑی چلا کر سامنے چلنے والی گاڑی کے پیچھے لگا دی تھی۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس رات سویا نہیں تھا۔ اپنے اپنے کمروں میں دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ایسے حالات میں نیند کسے آ سکتی تھی؟ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا جب وہ اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہو، اس نے خود سے کہا تھا۔ نیند آ سکتی ہے کیا اسے؟ دل نے جواب دیا تھا، لیکن تھکن بھی تو تھی کافی۔ وہ تو تمہیں بھی تھی، کیا تم سوئے؟ پھر وہ کیسے سو سکتی ہے؟ دل کی جانب سے دوبارہ جواب آیا تھا، دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ نوک کیا تھا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد دروازہ نہیں کھلا۔ سو ہی رہی ہوں گی محترمہ، خود سے کہتے ہوئے پلٹا تھا کہ دروازہ کھلا۔ اس نے دیکھا وہ رات والے کپڑوں میں ہی اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں نیند کے کوئی آثار نہیں تھے۔ جاگ رہی ہو تم؟ جانے یہ بے وقوفانہ سوال اس نے کیسے کیا؟ نہیں، نیند میں چلنے اور بولنے کی عادت ہے مجھے، اور یہ آ گئی عمل کی زبان۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے، سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا ہم واپس جا رہے ہیں؟ سوال ہوا تھا۔ نہیں، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ ماسٹر کے جواب پر عمل چونکی تھی۔ شاپنگ پر؟ مگر کیوں؟ کیا تم انہیں کپڑوں میں زندگی گزار لو گی عمل؟ تمہارے لیے اس طرح کے اور کپڑے لینے ہیں ہمیں، لیکن ہم واپس کب جائیں گے؟ عمل کو یہاں رکنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں واپس جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ وہ اب چڑھنے لگا تھا، کیونکہ مجھے مصطفیٰ یاد آ رہا ہے۔ واہ عمل، کیا جواب دیا ہے! اس نے خود کو کوسا تھا۔ یہ مصطفیٰ کچھ زیادہ ہی یاد نہیں آتا تمہیں؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ آخر اس کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ یہ صبح صبح کیا باتیں کر رہی ہو تم عمل؟ اوہ اچھا، ماسٹر نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے تھے۔ جی اچھا، کہتے ساتھ اس نے دروازہ بند کیا اور ماسٹر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی اتنی ہمت! میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ عمل، دروازے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک وال میں موجود تھے، ماسٹر آگے اور عمل اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ اس کے لیے ماڈرن کپڑے دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹرائی کرو، ایک ڈریس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹرائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا لگ رہا ہے تو لے لیتے ہیں۔ وہ اس شاپنگ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ کیا پہلے کبھی ایسے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ نہیں، تو تمہیں کیسے پتا ہوگا کہ وہ تم پر اچھے لگیں گے یا نہیں؟ ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے۔ ڈریس اس کے ہاتھوں سے لیتے اس نے کہا تھا، گڈ، جاؤ۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ ماسٹر کے لبوں پر آئی تھی۔ 1 منٹ، ماسٹر کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ ماسٹر فوراً ڈریسنگ روم کے اندر گیا اور ابھی اس کے پیچھے اندر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے ماسٹر سے پوچھا تھا، جو آس پاس ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر موبائل نکال کر اس میں کچھ کرنے لگا تھا۔ تم آخر کر کیا رہے ہو؟ اپنا سوال اگنور کیے جانے اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ نہیں، تم اب چینج کر لو۔ وہ باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ عمل بھی کہاں جواب لیے بنا رہنے والے تھی۔ کیمرے چیک کر رہا تھا عمل، ڈونٹ وری، یہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، یو آر سیف، وہ کہہ کر باہر نکلا تھا، جبکہ عمل وہیں کھڑی اسے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ تم شاید اتنے بھی برے نہیں ہو ماسٹر،
बंद दरवाजे से कहती हुई वो मुस्कुराई थी और फिर चेंज करके बाहर आई थी। जहां सामने खड़ा वो इसका इंतजार कर रहा था। उसने महसूस किया उसकी नजरों को वो बहुत गौर से उसे देख रहा था और उसके देखने का अंदाज न जाने कि उसे कंफ्यूज कर रहा था। क्या हुआ? उसे मुसलसल घूरता देख अमल ने पूछा। कुछ नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये ट्राई करो। मास्टर ने एक और ड्रेस उसकी जानिब बढ़ाया था। ओके, वो कहकर पलटी थी। अगर अच्छा नहीं लग रहा था तो इतना घूरने की क्या जरूरत थी? वो सोच कर रह गई। कुछ देर बाद वो दूसरा ड्रेस पहन कर आई। इस बार भी उसने बहुत गौर से उसे देखा। ये कलर अच्छा नहीं है, ये ट्राई करो। एक और ड्रेस उसकी जानिब बढ़ाया था। सीरियसली? अमन ने हैरानगी से पूछा। यस, अब जाओ। वो दोबारा ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी थी। ये ओवर लग रहा है, ये वाला ट्राई करो। नहीं, ये मुझ पर सूट नहीं कर रहा, ये चेक करो। ये ठीक है, अब ये वाला ट्राई करो। उसकी शर्ट कुछ ज़्यादा ही छुट गई। ये लो, ये ट्राई करो। ये कुछ ओल्ड फैशन लग रहा है, ये ट्राई करो। बस ठीक ही है, मुझे ये वाला ज़्यादा ठीक लग रहा है। ज़रा ये ट्राई करना, ये कुछ बेहतर है मगर कुछ ज़्यादा ही फिट है, इसे ट्राई करो ज़रा। सीरियसली मास्टर, ये 10वीं ड्रेस है। वो अब तंग आ चुकी थी। अब अगर तुम पर कुछ सूट ही नहीं करता मगर तो इसमें मेरा क्या कसूर? मासूमियत से कहा था। मुझ पर सब सूट करता है। हाँ, अगर तुम्हारी इन नकारा आंखों में मसला है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अब कुछ भी ट्राई नहीं करूंगी, कहकर वो गुस्से से बाहर निकली थी जबकि मास्टर के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। हवेली के जानिब आओ तो फरहाद संजीदा चेहरे लिए स्टडी की जानिब बढ़ रहा था जहाँ शहजाद शाह उसके इंतजार में बैठे थे। आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब ठीक है ना? शहजाद शाह के सामने खड़े होते उसने कहा था। ठीक। सिगार मेज पर रखे सड़े स्ट्रे में मसलते हुए वो खड़े हुए थे। क्या तुमने कुछ ठीक रहने दिया फरहाद? वो एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ रहे थे। क्या मतलब? उसे शहजाद शाह से खौफ आ रहा था। मतलब पूछ रहे हो? और उसी के साथ शहजाद शाह ने उसका गिरबान पकड़कर उसे सामने रखे सोफे की जानिब धकेला था। एक काम, तुम्हें एक मामूली सा काम दिया था मैंने और वो भी ना हो सका तुमसे। उसका गिरबान पकड़े उस पर झुकते हुए आंखों में शोले लिए उसे कह रहा था। मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। वो उससे ज्यादा कुछ कह नहीं सका कि शहजाद शाह ने एक बार फिर से धकेलते हुए जमीन पर फेंका था। ढूंढ रहे हो तुम? अब तक उस लड़की को ढूंढ रहे हो? मैं इस पर रखा गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से जमीन पर फेंका था। फरहाद एक पल के लिए काम पाता। शुक्र है गुलदान उसके सर पर नहीं मारा। तुम? एक बार फिर से उसे गिरबान से पकड़कर जमीन से उठाया था। जिस थर्ड क्लास लड़की को अब तक तुम ढूंढ नहीं सके, मेरा वो बेटा उसे मेरे सामने ले आया। फरहाद, ऐसे कैसे हुआ? कैसे हो गया ये? बताओ मुझे। एक जोरदार मुक्का उसके होंठों पर के गिद्ध लगा था और वो दोबारा सोफे पर गिरा था। वो लड़की महीनों से उसके साथ है, वो लड़की जिसे तुम महीनों से एक ही शहर में रहते हुए नहीं ढूंढ सके, लेकिन अपने होंठों से खून साफ किया था। वो यहाँ कैसे आई? मेरे बेटे के साथ आई थी वो जानते हो? जानते हो तुम कि किस हैसियत से आई थी वो यहाँ? उसने कोई सवाल नहीं किया था। वो सब अपना खुद साफ करते हुए खड़ा हुआ था। मेरा बेटा नाइट शहजाद शाह उस थर्ड क्लास लड़की को अपनी बीवी बनाकर ले आया। समझ रहे हो तुम इस बात को फरहाद? उसने उसे अपनी बीवी बना दिया। वो उसे इस हवेली में ले आया मेरे सामने, और तुम? उन्होंने एक बार फिर उसे गिरबान से पकड़ा था। तुमने क्या किया? हाँ, अपनी लाल सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए कहा था, मगर इस बार फरहाद के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ये कैसे हो सकता था? माया ने तो उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। वो लड़की शहजाद शाह के बेटे से शादी कर चुकी है। ये कैसे चाल चली है उसने? अब वो दोनों क्या करेंगे? ये सब तुम्हारा किया हुआ है फरहाद। तुम्हारी ये गलती हमें यहाँ तक ले आई है। इलेक्शन मेरे सर पर है, बताओ मुझे मैं क्या करूँ अब? उसका गिरबान छोड़ते हुए कहा था और अब वाकई परेशान लग रहे थे। एक रास्ता है। और फरहाद की आवाज पर शहजाद शाह ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। आंखों में एक उम्मीद जागी थी। वो आज वाकई बहुत थक गई थी। पहले मास्टर के साथ वो फजूल सी शॉपिंग जहां उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद लंच पे जाने मास्टर को ऐसी कौन सी मीटिंग करनी थी कि वो उसे 1 घंटा रेस्टोरेंट में बिठाकर खुद गायब रहा। और अब शुक्र है कि वो होटल वापस आए थे। उन दोनों के दरमियान कोई खास बात नहीं हुई थी। वो खामोशी से अपने कमरे और मास्टर अपने कमरे में जा चुका था। कमरे में आते उसने लाइट्स ऑन की तो नजर सीधा बेड पर गई थी। ये क्या है? उसने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा था। बेड पर तकरीबन 10 शॉपिंग बैग्स रखे थे। उसने एक एक करके अंदर देखना शुरू किया और उसकी हैरानगी की से आंखें खुल गई। ये सब तो वही ड्रेसेस थे जो मास्टर ने रिजेक्ट किए थे। तो इसका मतलब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मास्टर बड़बड़ाती हुई अपने रूम से निकलने लगी थी कि फिर कुछ सोचकर रुकी थी और फिर एक मुस्कुराहट ने उसके होंठों को छुआ था। चलो फिर गेम है तो गेम ही सही। वो अब ये बैग्स बेड से उठाकर अलमारी में रख रही थी। वो हवेली से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठा था जहां अहमद उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? उसके सफेद पट्टे चेहरे को देखकर अहमद ने पूछा था। चलो जल्दी। सीट पर सर टिकाए उसने आंखें मूंदी थी। अहमद ने खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की थी। कुछ देर बाद वो दोनों होटल के इस कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे थे। क्या बात है बॉस, बताएं मुझे। अहमद ने इससे मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। वो लड़की वो इंतकाम चाहती है। इंतकाम?
अहमद हैरान हुआ था। हाँ, इंतकाम। वो पागल लड़की शहजाद शाह से टक्कर ले रही है, और वो भी बराबरी पर। कमरे में चक्कर लगाते हुए उसने कहा था। बराबरी पर? बराबरी पर कैसे? अहमद अब भी कंफ्यूज था। अमल शहजाद शाह के बराबर कैसे जा सकती है? तुम जानते उसने क्या किया है? वो कल हवेली गई थी शहजाद शाह के बेटे नाइल शाह के साथ। क्यों? शहजाद शाह को ये बताने कि वो उनके बराबर आ चुकी है, क्योंकि वो अब उनकी सिर्फ भतीजी नहीं बल्कि उनकी बहू भी बन चुकी है। व्हाट? अहमद अपनी जगह से खड़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? अमल ने शादी कर ली, लेकिन शाहजे ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। यस, नाइल शाह से निकाह कर लिया उसने। जानते हो क्यों? उसके सामने खड़े होकर वो कह रहा था। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ लड़की इंतकाम लेना चाहती है। उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। लेकिन मुझे सब समझ आ गया, बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। लेकिन वो ये कैसे जानती है कि शहजाद शाह ने ये सब किया है? अहमद के सवाल पर वो रुका था। ये तो कोई भी नहीं जान सकता। ठीक कह रहे हो तुम। फरहाद सोफे पर बैठा था। मगर फिर उसने ऐसा क्यों किया? हो सकता है ये इत्तेफाक हो। खुद सोचें बॉस, अगर उसे मालूम होता सब तो वो नाइल शाह से कभी शादी न करती, और अगर नाइल शाह को कुछ मालूम होता तो वो कभी उसे शहजाद शाह के सामने नहीं लाता। ये जरूर एक इत्तेफाक है। अहमद की बात उसे ठीक लग रही थी। अगर नाइल शाह को कुछ भी मालूम होता तो कभी उसे हवेली में लाने का खतरा मोल नहीं लेता। तुम ठीक कह रहे हो। अब इस मामले को हमें किसी और अंदाज में हल करना होगा। किस अंदाज से? अहमद ने पूछा था। सुकून से, सियासत से। मैं चलता हूँ बॉस। अहमद वहां से जा चुका था, जबकि वो अपनी सोचों में वापस गुम हो चुका था। ने अमल कैसी होगी? कितने दिन हो गए उससे बात किए हुए। अब उससे बात भी क्या करूं मैं? ये कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही कि अमल मैं कोई नई कहानी शुरू करूं। मोबाइल की बजने वाली टोन उसे अमल की सोचों से बाहर लाई थी। हेलो बिना देखे कॉल रिसीव की थी। कैसे हो? माया की आवाज कानों से टकराई थी। ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ माया। सब खराब हो गया, सब बिगड़ गया है। क्या हुआ है फरहाद? वो परेशान हुई थी। क्या वो सब जानती है? सवाल हुआ था। मुझे ऐसा नहीं लगता। झूठ कहना ही ठीक था। तो फिर क्या ये सब इत्तेफाक है माया? नाइल शाह के साथ होना और उससे शादी करना? व्हाट? शादी? उसे हैरत का झटका लगा था। ये कैसे हो सकता है? मास्टर अमल से शादी कैसे कर सकते हैं? तो तुम भी नहीं जानती। मुझे तुम्हारे इतने बेखबर रहने की उम्मीद नहीं थी माया। अगर तुम अपने कान खुले रखती तो शायद ये सब ना होता। उसे माया पर अब गुस्सा आने लगा था। मुझे इन सब की उम्मीद नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे इतना सब छुपाया जाएगा। उसे वाकई अफसोस हुआ था। मुस्तफा ने उससे कितने झूठ कहे थे। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दी थी। मुझे तुमसे मिलना है, एक मैसेज मुस्तफा को सेंड किया था। सॉरी माया, मगर मैं एक मिशन में बिजी हूँ। 10 मिनट बाद आने वाले। उस जवाब पर माया ने अपना मोबाइल सामने रखे मेज पर पटका था। देखते हैं तुम्हारा मिशन भी। अब खुद से कहते हुए उसने लैपटॉप ऑन किया था। शायद अब उसे एक अहम काम करना था। दरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस्तक उसे नींद की वादी से बाहर ले आ रही थी। आ रहा हूँ कहते उसने दरवाजा खोला, और फिर सामने के मंजर पर नींद आंखों से फौरन ही भागी थी। येलो शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहने, बालों की पोनी टेल बनाए, हाई हील्स और हल्के मेकअप के साथ वो हसीन लग रही थी, और अलग भी। ये तुम्हें खोने की आदत कब से लग गई मास्टर? और एक बार फिर अमल की जबान उसे होश में ले आई थी। जब से तुमने इतना तैयार होना शुरू किया है। ओह, तो इसका मतलब है तुम मेरी तैयारी तुम्हारे होश उड़ाने के लिए काफी है। माने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा था। हाँ, जाहिर है। आखिर को तुम चुड़ैल जो हो। मुझ जैसे नाजुक दिल इंसान के होश तो उड़ेंगे ही ना। कुछ भी कह दो, बुरा नहीं लगेगा मुझे। क्यों? वो हैरान हुआ था। अमल और जवाब न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने आई हूँ। एक बैग उसकी जाने बढ़ाया था। ये क्या है? बैग उसके हाथ से लेते हुए पूछा था। मैंने देखा तुमने इतने सारे ड्रेसेस लिए मेरे लिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए कुछ लेना। इसलिए मैं ये शर्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए। तैयार हो जो, डिनर पर जाना है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मास्टर को हैरान छोड़कर वो वहां से जा चुकी थी। उसने देखा वो एक व्हाइट शर्ट थी। इसे क्या हुआ? वो इसे उसके बदले अंदाज समझने से कासिर था। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे रेस्टोरेंट की जानिब जा रहे थे। दोनों की नजरें सामने थी, मगर अमल कनखियों से मास्टर के संजीदा चेहरे को देख रही थी। अच्छे लग रहे हो। और अमल की बात ने मास्टर को उसकी जानिब देखने पर मजबूर किया था। क्या कहा तुमने? अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसने पूछा था। मैंने कहा अच्छे लग रहे हो तुम मास्टर। उसकी जानिब और से देखते हुए कहा था। कुछ तो गड़बड़ है अमल, कुछ गड़बड़ है अमल, कुछ तो है। अपनी गर्दन को मुसलसल मलते हुए वो कह रहा था। जाने क्यों, जबकि अमल मुस्कुरा दी थी। गड़बड़ी मालूम हो जाएगी मास्टर, जस्ट वेट। उसने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी थी। अमल फौरन बाहर निकली थी। क्या हो रहा है? अपनी गर्दन मलते हुए बाहर निकला था। जाने उसकी गर्दन में इतनी जलन की हो रही थी। अमल तेजी से रेस्टोरेंट के अंदर आई थी, जबकि मास्टर उसके पीछे पीछे। उसने महसूस किया उसकी गर्दन के साथ साथ अब उसकी कमर में भी ऐसे ही जलन शुरू हो चुकी थी। क्या हुआ मास्टर? बैठो ना, उसे मुसलसल खड़ा पाकर अमल ने कहा था। हाँ। वो उसके सामने बैठा था, कुर्सी की पुष्ट पर कमर टिकाए हुए। कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा था।
تم نے کیا کیا ہے عمل؟ اپنی گردن، پیٹ، کمر اور بازو میں اسے بہت کچھ عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کیا کرنا؟ ابھی عمل کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اٹھ کر اندر کی جانب تقریباً بھاگا تھا۔ اب آئے گا مزہ ویٹر، اور اب عمل میڈم نے اپنا آرڈر دینا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر واش روم کے مرر میں خود کو دیکھا۔ گردن، بازو، پیٹ، کمر، ہر جگہ اسے ہلکے ہلکے لال نشان نظر آ رہے تھے۔ اف عمل، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اسے اب ہر جگہ خارش محسوس ہو رہی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ اف، اپنی شرٹ فوراً پہن کر وہ باہر نکلا تھا۔ اس نے دیکھا عمل اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ فوراً اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا، دیکھ لوں گا تمہیں عمل۔ اپنی پیٹ پر ہاتھ ملتے ہوئے وہ باہر کی جانب بھاگا تھا اور اتنی دیر سے روکی ہوئی عمل کی ہنسی اب آزاد ہوئی تھی۔ واہ کیا بات ہے تمہاری عمل۔ وہ تقریباً پوری رات ہی شاور لیتا رہا تھا، تب جا کر اسے کچھ سکون ملا تھا۔ عمل نے تو حد ہی کر دی تھی، لیکن اس کے علاوہ عمل سے کس چیز کی توقع کی جا سکتی تھی؟ آخر بدلہ لینا تو اس کا اول فریضہ تھا۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے اور وہ اپنے روم میں موجود لیپ ٹاپ پر کسی ضروری کام میں بزی تھا جب دروازہ نوک ہوا تھا۔ کم ان، لیپ ٹاپ پر نظر جماتے ہوئے کہا تھا۔ عمل دروازہ کھول کر اندر آئی تھی اور اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ اسے یہاں رکھ دے۔ میز پر ٹرے رکھ کر وہ شخص جا چکا تھا جبکہ ماسٹر عمل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، تمہارے لیے ناشتہ لائی ہوں، معصومیت سے کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اور اب اس میں کیا ملایا ہے تم نے؟ لیپ ٹاپ بند کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تھا جسے خاموشی سے تھاما گیا تھا۔ اور اب اس ناشتے کی مہربانی کی وجہ یقیناً تم شرمندہ ہو کر تو کچھ نہیں کر سکتی۔ شرمندہ ہونے والی کوئی حرکت کی بھی نہیں میں نے، لیکن ہاں میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، کہو۔ چائے کا سپ لیا تھا۔ میں واپس۔ ماسٹر کے موبائل پر آنے والی کال نے اس کے آگے کہنے سے روکا تھا۔ ماسٹر نے موبائل اٹھا کر نام پڑھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ کس کی کال ہے؟ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہیلو، کال ریسیو کی تھی۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اور اس بابا لفظ پر عمل چونکی تھی۔ جی کیا؟ اس نے ماسٹر کے چہرے پر حیرانی دیکھی تھی۔ اوکے کہہ کر کال کٹ کی تھی۔ شہزاد شاہ کی کال تھی۔ عمل کے سوال پر اس نے سر ہلایا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آ کر رہیں، پر سوچ انداز میں کہا تھا۔ واٹ؟ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ڈیئر وائف کہ انہوں نے اس نکاح کو قبول کر لیا ہے۔ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنی آسانی سے کیسے مان سکتا ہے ماسٹر؟ وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن وہ مان چکے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ الیکشن نزدیک ہے، وہ اپنے بیٹے سے مخالفت کرنے کی کردی نہیں کریں گے، اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ انہوں نے سب قبول کر لیا، ہار مان لی انہوں نے؟ نہیں، شہزاد شاہ کبھی ہار نہیں مانتا، وہ اب لاٹھی توڑے بغیر سانپ کو ماریں گے۔ ماسٹر کے جواب پر عمل کو اب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہی جو وہ چاہتے ہیں، ہم وہاں جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ وہ اس کے قریب تھا، اس کی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے۔ تمہیں وہاں بہت مضبوط بن کر رہنا ہوگا، ایک بولڈ لڑکی، ایک بہادر لڑکی، ایک چالاک لڑکی۔ وہ رکا تھا، عمل اس کی جانب دیکھ رہی تھی غور سے، اور پھر وہ مسکرایا تھا۔ تمہاری معصومیت، دوستی اور محبت صرف میرے لیے ہوگی، اس کے علاوہ وہاں موجود کسی بھی شخص کے لیے تم ایک بلا ہوگی، سمجھ گئی؟ اس نے پوچھا تھا، اور جانے اس کے الفاظوں میں ایسا کیا تھا کہ عمل کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ سمجھ گئی عمل؟ ماسٹر نے اپنا سوال دہرایا تھا اور عمل نے بس اپنا سر ہی ہلایا تھا۔ جانے اس وقت اس کی زبان حرکت کیوں نہیں کر رہی تھی۔ کچھ چلو اب ہمیں کچھ تیاریاں کرنی ہیں وہاں جانے سے پہلے، وہ کہہ کر روم سے باہر نکلا تھا اور عمل اس کے پیچھے۔ اس نے گاڑی ایک جیولری سٹور کے سامنے روکی تھی۔ ہم اتنی صبح صبح یہاں کیا کرنے آئے؟ واجد نے پوچھا تھا۔ اسے اب بھی نیند آ رہی تھی۔ آف کورس کام واجد، وہ آج سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ صرف مجھے ہی نیند زیادہ پیاری ہے، کہہ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ صرف 3 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد تو مجھے اتنی صبح اٹھا کر یہاں لے آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے نیند نہ آئے؟ اس کے پیچھے آتے اس نے جواب دیا تھا، جیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ جیولری سٹور کے اندر آتے ہی وہ سامنے کھڑے شخص کے پاس گیا تھا۔ سب تیار ہے؟ جی سر، میں بھی لاتا ہوں۔ وہ شخص اب سٹور میں موجود ایک دروازے کے اندر گیا تھا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں ایک مخمل کا باکس لے کر باہر آیا تھا۔ یہ نہیں سر، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے، آپ چیک کر لیں۔ باکس مصطفیٰ کی جانب بڑھایا تھا۔ اوکے میں چیک کر کے آیا۔ وہ کہہ کر دوبارہ سٹور سے باہر آیا تھا اور اپنی گاڑی کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ یہ کیا ہے مصطفیٰ؟ واجد کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، صبر تو کرو۔ گاڑی کی بیک سیٹ پر آ کر وہ دونوں بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ نے باکس کھولا تھا۔ اندر ایک سلور کلر کی چین جس میں ایک آنسو شکل کا
लॉकेट लटक रहा था जिसके चारों तरफ में सिल्वर नगीने लगे हुए थे, दरमियान में एक काले रंग का पत्थर। ये इतना खूबसूरत लॉकेट तुमने किसके लिए लिया मुस्तफ़ा? मानाखेज मुस्कुराहट के साथ वाजिद ने पूछा था। ये मैंने नहीं लिया बल्कि कोई और लेगा इसे, संजीदगी से कहते हुए मुस्तफ़ा ने अपने लैपटॉप ऑन किया था। कौन लेगा ये तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा, फिलहाल ये देखो। कुछ बटन प्रेस करने के बाद मुस्तफ़ा ने कहा था और वाजिद ने नजर जैसे ही लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ी, जाने ऐसा क्या था वहां के उसका मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। आई कांट बिलीव दिस। वालिद की हैरान आवाज पर मुस्तफ़ा के होंठों पर एक मानाखेज मुस्कुराहट आई थी। वो अपने ऑफिस में बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन, उसने एक फाइल खोलते हुए कहा था। मैम ने लेटर सर ने आपके लिए भेजा है। नर्स ने लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाया था। थैंक यू, मुस्कुराकर कहते उसने लिफाफा खोला था, उसके अंदर मौजूद लेटर पढ़ने लगी। जाने ऐसा क्या था उसमें कि जैसे जैसे वो पढ़ रही थी वैसे ही उसकी आंखों की चमक बढ़ रही थी और फिर गहरी मुस्कुराहट ने उसके होंठों को छुआ था। उसने लेटर दोबारा उस लिफाफे में डालकर मेज पर रखा और अपना मोबाइल उठाकर किसी को मैसेज भेजा था। मोबाइल रखने के 2 मिनट बाद ही मैसेज टोन बजी थी। शायद जवाब आ गया था और जाने ऐसा क्या था कि उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। एक गहरी सांस लेकर उसने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाया था। तुम्हारी माया तुम्हें इस मिशन में अकेला नहीं छोड़ेगी मुस्तफ़ा, इंतजार करना मेरा। और जाने अब ये इंतजार कहाँ खत्म होना था। वो आईने के सामने खड़े अपनी कलाई के बटन बंद कर रहा था, साथ ही नजर पीछे अपनी अलमारी में कपड़े सेट की थी। सादिया बेगम पर थी। आज खाने का खास एहतमाम करना, संजीदगी से कहते अपनी घड़ी ड्रेसिंग टेबल से उठाई थी। कोई मेहमान आ रहा है क्या? नहीं, मेहमान नहीं, घर के अफराद आ रहे हैं। कलाई में घड़ी बांध कर रुख उनकी जानिब मोड़ा था। मतलब कौन अफराद? वो समझी नहीं थी। मेरा बेटा और बहू आ रहे हैं, उनकी आमद की तैयारी करो सादिया। और उनके अल्फाज पर सादिया बेगम का चेहरा खिल उठा था। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ? माथे पर बल लिए कहा था। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो फौरन घबराई थी। तो फिर जाकर खाने की तैयारी करो, शाम तक हमारे साथ होंगे, मैं भी कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर जा चुके थे। शुक्र है अल्लाह का। सकीना, सकीना मुलाजमा को आवाजें देती हुए अब किचन की जानिब बढ़ी थी, जहाँ सोया शेल्फ पर चाय का कप लिए बैठी थी। उन्हें आधा देकर फौरन सीधी खड़ी हुई थी। जी बेगम साहिबा। सकीना भी फौरन अलर्ट हुई थी। शानदार खाने की तैयारी करो, नाल की पसंद की हर चीज बनाओ, मीठे का सामान निकाल कर रखो, मैं खुद मीठा बनाऊंगी आज। और हाँ, नाल का कमरा खोलकर साफ करो। खुशी से दमकते चेहरे के साथ वो इसकी सांस में सब कह रही थी। नाइल आ रहा है? सोया ने एक्साइटमेंट से पूछा था। हाँ, मेरा बेटा और बहू आ रहे हैं। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो सकीना? जाकर तैयारी शुरू करो। अब सकीना पर बढ़ती थी जबकि जोया के चेहरे के तासुरात बिगड़े थे। तो ये सब तैयारी उस लड़की के लिए हो रही है। चाय का कप शेल्फ पर पटकते हुए कहा था। चेहरा गुस्से से लाल था। वो लड़की नाइल की बीवी है और इस घर की बहू है जोया, और इन सब की हकदार भी। सख्त अंदाज में से जवाब देकर सादिया बेगम आगे बढ़ गई थी जबकि जोया अपने पैर पटकती सीढ़ियों की जानिब जाने लगी थी। उसने कमरे का दरवाजा नॉक किया था। आ जाओ। अंदर से आते एक भारी आवाज पर वो कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है बाबा? कहते हुए बेड पर बैठे जमशेद शाह के सामने खड़ी हुई थी। क्या हो रहा है बेटा? ताया ने उन्हें घर बुला लिया और ताई उनकी आमद की तैयारियां कर रही हैं। कैसे बुला लिया शहजाद ने? वो जोया का अंदाज नहीं किसे बुला लिया शहजाद ने? वो जोया का अंदाज नहीं समझे थे। नाइल शाह और इसकी बीवी को, वो दोनों शाम को यहाँ आ रहे हैं। उसने जैसे धमाका किया था और जमशेद शाह फौरन अपनी जगह से उठे थे। ये क्या कह रही हो तुम? शहजाद ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। शहजाद शाह इतनी आसानी से कैसे मान गया? वो ऐसा कर चुके हैं बाबा और आप यहाँ बैठे हैं। मैं आपको एक बात बता रही हूँ। वो एक कदम आगे हुई थी। नाइल शाह के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। आपने वादा किया था कि मैं इस हवेली की बहू बनूंगी और आपको अपना वादा पूरा करना होगा, वरना वो रुकी थी। वरना मुझे ही कुछ करना होगा। उन्हें धमकाकर वो जिस तैश के साथ कमरे में आई थी उसी तैश के साथ चली गई थी। अपने ऑफिस से बाहर निकलकर वो एक कोने में खड़ी नर्स के पास गई थी। ये तुम्हारे लिए। एक पैकेट उसके जाने बढ़ाया था जिसे हिचकिचाहट के साथ नर्स ने थामा था। मैंने कहा तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। अगर कोई गड़बड़ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मेरा नंबर तो है ना तुम्हारे पास। नर्स ने बिना कुछ कहे सर हिलाया था। खुद अब मैं जा रही हूँ, बाकी यहाँ तुम सब संभाल लेना। वो कहकर वहां से तेजी से निकली थी जबकि नर्स वो पैकेट छुपाते हुए दूसरी जानिब चल पड़ी थी। अपनी गाड़ी में बैठकर उसने सबसे पहले अपने बालों की पूरी टेल बनाई, अपने कोट और बैग गाड़ी की पिछली सीट पर रखा। अपने मोबाइल जो आज उसने नया खरीदा था, किसी को कॉल मिलाई थी। तुम पहुंच गए? ओके, मैं कुछ देर में ही पहुंचने वाली हूँ। कॉल बंद करके उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। चलो फिर मुस्तफा, देखते हैं और कितने राजों से पर्दा उठना बाकी है। कहते साथ उसने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी थी। तुम तैयार हो? उसके कमरे में दाखिल होते मास्टर ने पूछा था। हाँ चले, उसकी जानिब बढ़ते हुए कहा था। और मास्टर ने देखा ब्लैक कलर की आउटफिट जो कि फ्रंट से घुटनों से कुछ ऊपर और बैक से थोड़ी लंबी थी। साथ ही ब्लू कलर की जीन्स जिसमें व्हाइट शेड आ रहा था। डार्क ब्राउन बाल दोनों बाजू में बिखरे हुए थे। हल्के मेकअप के साथ रेड शेड की लाइट लिपस्टिक लगाए पहले
लगाए हुए वो पहले से ज्यादा खूबसूरत और मुख्तलिफ लग रही थी, ब्यूटीफुल। जाने कैसे मगर मास्टर के मुंह से अल्फाज निकल चुके थे और सामने खड़ी अमल के होंठ मुस्कुराए थे। तो एक बार फिर होश उड़ा दिए मैंने तुम्हारे, अपने मखसूस अंदाज में कहती वो मास्टर का ट्रांस तोड़ने में कामयाब हो गई थी। हाँ, और हमेशा की तरह अपनी इस कड़वी जबान से तुमने होश ठिकाने भी लगा दिए। वो अब चिढ़ने लगा था, आखिर ये लड़की कभी थैंक यू क्यों नहीं कह सकती थी? कोई हरकत तो नॉर्मल लड़कियों वाली कर लिया करो अमन, उसकी खुशी है, इसकी खुशी है मुझे। मुस्कुराकर कहते उसने बेड से अपना पर्स उठाया था, वो जाने के लिए रेडी है। वैसे तो तुम रेडी हो, लेकिन वो एक कदम उसके जाने बढ़ा था। एक कमी है। कैसी कमी? खुद को देखते उसने पूछा था। सब ठीक तो है? ये एक मखमल का बॉक्स उसकी जाने बढ़ाया था, जैसे उसने हैरानी से देखा था। ये क्या है? देखो। मास्टर ने बॉक्स खोला और एक सिल्वर कलर की चेन थी जिसमें एक आंसू शक्ल का लॉकेट था जिसके इतराफ में सिल्वर नगीने चमक रहे थे और दरमियान में ब्लैक पत्थर। ब्यूटीफुल। अमन ने अपनी नजर इस लॉकेट पर जमाते हुए कहा था। हाँ वो तो है, वो मुस्कुराया था। शुक्र है इस लड़की की दी हुई कोई चीज तो पसंद आई, मगर मैं ये नहीं ले सकती। और ये हुई मास्टर की मुस्कुराहट गायब। क्यों? ये बहुत एक्सपेंसिव है मास्टर, यहाँ मौजूद हर चीज एक्सपेंसिव है। अमल, जो कपड़े तुमने पहने हैं वो भी, तो इसे पहनने में क्या हर्ज है? उसे अब अमल पर गुस्सा आने लगा था। वो बिना कोई बहस किए बात क्यों नहीं मानती थी आखिर? मगर ये सब एक्ट की क्या जरूरत है? मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है अमल की इसकी कितनी शदीद जरूरत है। वो कहता हुआ अमल के पीछे आया था। सामने मौजूद आईने में अमल ने देखा वो उसके पीछे खड़ा वो लॉकेट बॉक्स से निकालकर उसके गले में पहना रहा था। वो उसे रोकना चाहती थी, वो खुद उसे पहन सकती थी, मगर जाने कि उसके कदम जैसे हरकत करना भूल गए थे। वो बस आईने में अपना उसका अक्स देख रही थी। ब्लैक पैंट कोट पहने, लंबे गर्दन तक आते स्याह बाल, हल्की बियर्ड, क्लाई में कीमती घड़ी, चौड़े कंधे, साफ